हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस शोध में। हम लोग मौर्य साम्राज्य में चल रहे थे, उसी क्रम में आज लेकर के आए हैं अशोक महान, मौर्य साम्राज्य का सबसे ज्यादा महान राजा, जिसने इस साम्राज्य को उस प्रतिष्ठा पे पहुंचा दिया, पराकाष्ठा पहुंचा दिया कि पूरे भारतवर्ष की नींव रख दी। आज उसी के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले ये जो थे, इनका जन्म क्या था, क्या कैसी चीजें थी, उसको लेकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि इनकी माता का संबंध किस तरह से था बिंदुसार से, या माता अलग जाकर रहने लगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सच्चाई यही थी कि राजा बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाना चाहते थे, वो सुशील को राजा बनाना चाहते थे। सुशील उनका प्रिय पुत्र था। अशोक उस समय उज्जैनी में गवर्नर के पद पे था, क्योंकि हमने जिक्र तो थोड़ा किया ही होगा। वो ये था कि मौर्य साम्राज्य में जितने भी जनपद थे, उन जनपदों का जो हेड होता था, गवर्नर होता था, वो कोई राजकुल से राजकुमार होता था। उसी राजकुल का राजकुमार था, तो ये उस समय उज्जैनी का गवर्नर था। तक्षशिला में उस समय सुशील गवर्नर था। सुशील जो गवर्नर था तक्षशिला में, तो गवर्नर होने के बाद वहां एक विद्रोह हुआ। उस जन विद्रोह को सुशील नहीं दबा पाया, तो उसकी हेल्प के लिए कौन गया? अशोक गया। अशोक ने जन विद्रोह को दबाया और तक्षशिला में कोई विद्रोह को पनपने नहीं दिया। कुल मिलाकर जब तक राजा की मृत्यु हुई और बिंदुसार इस दुनिया से चला गया, तब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया राजा कौन बनेगा। और जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि राजा कौन बनेगा और ये डिसाइड नहीं हो पाता है, तब क्या होता है कि उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। वो इस वजह से कि ज्यादातर जो एक किंवदंती थी वो ये थी कि भाई बड़ा पुत्र राजा बनेगा, लेकिन उसमें ही एक ऐसा पुत्र है जिसको वैधानिक मान्यता नहीं है बड़े पुत्र की, और योग्यता में वो सबसे ऊपर है। समझ रहे हो? इस वजह से राजा बनने की ये स्थितियां ऐसी हो जाती है। सबसे बेहतर समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा बाहुबली सिनेमा, तो उसमें बाहुबली और प्रहलाद देव के बीच में राज्य को लेकर के एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कि बताओ कौन राजा बनेगा। नहीं हो पाया डिसाइड। लेकिन फिर भी शिवगामी एक बहुत अच्छा उसमें एग्जांपल सेट करती है कि बेशक प्रहलाद देव ने जो है काकतीय को मारा, जो काकतीय था वो काला काला तो मिमटा, उसको बेशक प्रहलाद देव ने मारा, लेकिन जो है राजा किसको घोषित किया गया? बाहुबली को। इससे बाद में षड्यंत्र रचे इत्यादि इत्यादि। तो कुल मिला के परिस्थिति ये होती है दोस्तों कि जो योग्य होता है और जिसके अंदर राजत्व का गुण होता है वो राजा बने, तो शासन को उस लेवल पर ले जाता है। सपोज करो अगर मौर्य वंश का राजा अशोक ना होता, सुशील होता, तो क्या ये परिस्थितियां पैदा होती कि दुनिया अशोक महान से परिचित हो पाती? शायद नहीं। ठीक है, तो उत्तराधिकार को लेकर के 4 वर्ष तक युद्ध चला, और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अशोक बहुत ही क्रूर राजा था, इतना क्रूर था कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हम इस पे नहीं जाएंगे, केवल ये देखेंगे 4 वर्ष तक युद्ध चला। इस 4 वर्ष के गृह युद्ध की समाप्ति जब होती है, जब अशोक जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं 273 बीसी में, और 232 बीसी तक 41 साल तक ये राज करते हैं। 41 साल तक राज करते हैं अपनी गद्दी पे। इस राजा ने जो अपने शासन के दौरान चीजें स्थापित की अपने राज्य में, वो अद्वितीय थी। जैसे ये प्रजा से संपर्क करने वाला सबसे पहला राजा हुआ जिसने प्रजा से सीधा संपर्क किया। इससे पहले किसी भी राजा ने प्रजा से सीधा संपर्क करने की कोशिश नहीं की। कहने का मतलब कि आज जैसे जनजातियां बहुत सारी हैं, उन जनजातियों से पूछो, बहुत सारी जनजातियां आज भी ऐसी हैं जिन्हें नहीं पता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, या हिंदुस्तान कभी गुलाम था, या हम अभी भी गुलाम हैं, या आजाद हो गए, या हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना जीवन जी रही है। इसका देखिए, जैसे लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप ये जो भारत है, भारत के इस तरफ लक्षद्वीप था। जब लक्षद्वीप इंडिया आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में स्थिति ये बनी कि लक्षद्वीप में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मुस्लिम पॉपुलेशन वो जनजाति वाली। ठीक है, अब उस समय स्थिति ये बनी कि देखो इधर पाकिस्तान बन चुका है, इधर इंडिया है ना। इंडिया में उस समय नेहरू जी हैं,
लेकिन विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय कौन, विदेश मंत्रालय नेहरू संभाल रहा है, गृह मंत्रालय कौन संभाल रहा है उस समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल की थोड़ी बुद्धिमत्ता देखिए इस जगह कि यह है लक्षद्वीप, छोटा सा एरिया द्वीप है। अब पटेल जानते थे कि ये जो वो है ना, कौन, पाकिस्तान का फाउंडर जिन्ना एक चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, वो ये क्या, अंग्रेजों ने ये बोला था जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसको मुस्लिमों के लिए पृथक कर दीजिए। तो जिन्ना जो है यहां जाएगा और इस पर कब्जा करने का कोशिश करेगा लक्षद्वीप पे, वहां पे पटेल साहब। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि तुरंत आनंद फानन में इंडियन आर्मी को यहां भेज दिया और ये हिंदुस्तान का झंडा लगा दिया। अभी जनजाति को नहीं पता हम क्या है क्या नहीं है, वो जाकर झंडा लगा दे, ये कहा है कि इंडिया का झंडा, ऐसे तुम इंडियन हो। इधर पाकिस्तान से उसके सिपाही आते देखा, हिंदुस्तान का झंडा देखा, बेचारे वापस हो गए। केवल और केवल 6 घंटे का अंतर हुआ दोनों की स्ट्राइक रेट में, और आज लक्षद्वीप भारत का भाग है। तो जनजाति को नहीं पता था हम कैसे हैं, या हमारा राजा कौन है, या राजा नहीं है, प्रजातंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया। इसी तरह से जो शासन पहले चल रहा था दोस्तों, उस शासन को नहीं पता था कि हमारा राजा कौन है, उन्हें केवल अपने खाने पीने और जीवन जीने से मतलब था। कटवाई टैक्स से चलो दे देंगे, बात खत्म, ठीक, कबीलाई समाज इत्यादि इत्यादि। तो कोई नहीं जानता राजा क्या है, राजा हमसे क्या करना चाहता है, राजा क्या योजना बनाता है, उसके मंत्री किस तरह की योजनाओं को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, कोई नहीं जानता था। आज भी देखिए सिस्टम इतना अपडेट है, फिर भी गवर्नमेंट से योजना चलती है और लाभार्थी तक जो पहुंचती है उसके बीच में बहुत सारे लूप होल्स निकाल ली जाती हैं। उस समय तो राजा ने क्या योजना बनाया वेलफेयर के लिए, और जनता तक पहुंचा भी कि नहीं, कि बीच में कोई खा गया, उसका तो कोई मतलब केयर टेकिंग थी ही नहीं, क्यों, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप था। तो ये कम्युनिकेशन करने वाला पहला राजा था। और इसको महानिशेषी बोलते हैं दोस्तों, कि ये ऐसा नहीं था जैसे आज बहुत सारी चीजें क्या है, जैसे ऑनलाइन दुनिया में कोई बंदा एक काम कर दिया, सब उसके पीछे लगे, सब उसी जैसा करना शुरू कर देते हैं। मान लो कोई एक गाना बन गया, उस पर कोई रील बन गई, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे तो बहुत सारी रील उसी ऊपर बनना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब कोई एग्जाम्पल देख करके फिर उसके जैसा काम करना शुरू कर दिए। जैसे इवन और ऑड का सिस्टम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लाए, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के दिमाग की पलटी नहीं, विदेशों में पहले आ चुका है, तो उन्होंने समकालीन से सीखा कि इवन और वहां आए, हम इंडिया में ले आते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय की जब बात हो रही है तो ऐसा कोई साधन नहीं था जो ये बंदा सीखता, तो चलो हम वहां से सीख लेते हैं, उस राजा ने ऐसा किया, हम करते हैं नहीं, इसने सीधा संपर्क किया अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर। उस समय किस समय, आज आप 2021 में बैठे हुए हैं, 2021 और ये 200 साल पहले का जोड़ लीजिए, 2200 साल पहले इस तरह की सोच उसने रखी। समकालीन राजाओं का कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिन्होंने ऐसा कोशिश किया, ठीक है। तो हमने देख लिया इस तरह की चीजें अशोक के बारे में। तो अशोक पहले बहुत क्रूर था, क्रूर से सभ्य बना, ये कौन कहता है, बौद्ध ग्रंथ कहता है। और बौद्ध ग्रंथ जो है ना, वो अपनी जो जातक कथाओं में ऐसी कथाएं बताता है कि जो बंदा है वो हजारों को मार के खा जाने वाला था, बाद में बौद्ध धर्म आया, गौ बन गया, है ना। इसी तरह से 99 भाइयों को मारा, उसके बाद इस तरह की चीजें की। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारे रूमर्स होते हैं दुनिया में। अब देखो, आप जब अशोक को पढ़ो तो अशोक को एक प्रशासक की नजर से पढ़ो। अशोक को ना हिंदू मानो, ना दलित मानो, न क्षत्रिय मानो, न कुछ और मानो, केवल प्रशासक मानो, प्रशासक की तरह पढ़ो, तब तो कुछ हो पाए, ठीक है, वरना तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, प्रजा के साथ सीधा संपर्क था उसका। इसको देव नाम प्रियदर्शी के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। अशोक के प्रशासन के बारे में, अशोक के बारे में सबसे जो महान काम था उसका, वो क्या था, उसके शिलालेख, जो शिलालेख उसने लिखे, 19 शिलालेख लिखवाए उसने, 19 शिलालेखों को उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी हुआ। अब देवनाम प्रियदर्शी जो नाम था उसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला, बहुत दिनों तक ये पता ही नहीं चला कि किसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जब इतिहास खुला श्रीलंका के देववंश और महावंश का, तो उनसे रेट करके पता चला कि ये देवनाम प्रियदर्शी का जो करेक्टर है, ये करेक्टर जो यूज करा गया है अशोक के लिए, ये बौद्ध धर्म में अशोक का नाम दिया गया था देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है दोस्तों। जो टर्निंग पॉइंट बना अशोक के जीवन में, गद्दी पे बैठा, एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने के बाद में अपना एक्सपेंशन करते हुए कलिंग को जीत लिया। कलिंग को जीतना सबसे, कलिंग कॉन्कर इज द ग्रेटेस्ट कॉन्कर,
फॉर लाइफ, क्योंकि कोई भी आज तक राजवंश कलिंग को कॉन्कर नहीं कर पाया। कलिंग बहुत ही मात्र भक्तों का देश था जो अपनी भूमि के लिए प्राण गंवाना पसंद करते थे, विजयी योद्धा थे। साथ ही साथ देखो दुश्मन भी अगर कुछ अच्छी क्वालिटी हो तो दुश्मन का भी तारीफ करना चाहिए। तो कलिंग बेशक हारा, लेकिन कलिंग बहुत ताकतवर राजा था। उसका राजा खारवेल हुआ बाद में, जो बहुत ताकतवर राजा हुआ। तो कलिंग किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं था, उड़ीसा का पार्ट था कलिंग, तो उसने दक्षिण भारत का अभियान यहाँ पर कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो कलिंग में जो उसने युद्ध जीता, अब बोलते हैं तो कलिंग का युद्ध जीतने में जो है लाखों लोगों की मृत्यु हुई। अब ग्रंथ तो बोलता है सहस्त्र लाख लोग, 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अब ये थोड़ा सा जो लगता है हमें वो क्या है दोस्तों, सहस्त्र लाख में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीट हो जाएगा, उस वजह से कि जिस समय की बात चल रही है उस समय हो सकता है, हो नहीं सकता है, उस समय जो एस्टिमेटेड है वो इंडिया का पॉपुलेशन 10 लाख के लगभग है। 10 लाख टोटल इंडिया का पॉपुलेशन होता, टोटल पॉपुलेशन। अब उस 10 लाख पॉपुलेशन में सहस्त्र लाख, सहस्त्र को 100 माने या 7 माने, तभी ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, ब्लेंडर हो जाएगा कि कलिंग जैसे राज्य में इतने लोग मारे गए। ठीक है, तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला चीज हो जाती है। बोलो राजा की सेना में लाखों हाथी थे, लाखों तो योद्धा भी नहीं थे, हाथी कहां से हुआ? एक को संभालने के लिए एक हाथी तो होना चाहिए, एक हाथी को संभालने के लिए कम से कम एक आदमी लगेगा ना। इतना पॉपुलेशन नहीं, इतना हाथी की बात कर दिया। ठीक है, और दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट बना, यहां से इसको युद्ध से थोड़ी घृणा होने लगी, इतना बड़ा जनसंहार देख करके। हाँ, बहुत मेगा जनसंहार हुआ होगा, तब इसके अंदर ऐसे उद्दीपन उत्पन्न हुए जिसको घृणा होने लगी युद्ध से, और इसने युद्ध की नीति को छोड़ दिया। ठीक है, अब इसने भूमि जीत ली, टर्निंग पॉइंट है, भूमि जीत चुका है। अब इसको प्रजा का दिल जीतना है ताकि कोई विद्रोह ना उत्पन्न हो। केवल भूमि जीत लेने से प्रजा का दिल नहीं जीतोगे तो विद्रोह होगा। जैसे रिसेंटली देखो म्यांमार में कू हुआ, मिलिट्री कू हुआ, मिलिट्री ने तुरंत सत्ता पे काबिज हो गई, लेकिन जनता नहीं चाहती ना कि मिलिट्री सत्ता पे काबिज हो। जनता का दिल नहीं जीता और मिलिट्री ने उसके खिलाफ क्या किया, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बहुत सारे लोग मारे गए प्रदर्शनों अभी रिसेंटली म्यांमार में। तो ये जनता को दिलों को जीतने की बात करता है दोस्तों। तो यहां से बौद्ध धर्म में अनुयायी हो जाता है और बौद्ध धर्म के आधार पर चलना शुरू कर देता है। तो जो देखो हमारा जो यहाँ एस्पेक्ट रहेगा दोस्तों हिस्टोरिकल रहेगा। हिस्ट्री के आधार पर हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि प्राचीन भारत के लिए तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। अभी हम इसके शिलालेखों के बारे में बताने वाले हैं, स्तंभ लेखों के बारे में बताने वाले हैं। तो हमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है वो जानेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर अभी नहीं पढ़ा रहे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे होते तो आपको स्तंभ लेख बना करके दिखाते, भाई स्तंभ कुछ इस तरह से था, ये एक आस में स्तंभ है, ऊपर इधर पतला होता है, नीचे मोटा होता चला जाता है, इस तरह से बना के नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ये होता है। तो जब भी कंफ्यूजन आप दूर कर देंगे अपने मनों से, हम चीज कोशिश करेंगे आप कंफ्यूजन को दूर कर पाए। जैसे लेख क्या थे, एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दिया, उस पत्थर पे खोद करके राजा के द्वारा कुछ लेख लिख दिया कि राजा ने इतनी चीजें बताई वो लेख लिखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राजा ने इतनी चीजें बताई उनके लेख लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इसी से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। कैसी, तो वहां प्रशासन कैसा था, प्रशासन के अधिकारी कौन कौन से थे। अशोक अपने शासन के 14वें वर्ष में गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में आता है और वहां क्या करता है दोस्तों, 2 तरह के टैक्स थे, भाग और बलि। तो इसको याद रखो, भाग हाफ, बलि माफ। भाग जितना टैक्स लिया जाता था उसको हाफ कर दिया और बलि को माफ कर दिया। तो बलि टैक्स उसको कोई नहीं देगा। ये बलि टैक्स कब से चला आ रहा है देखो, याद करो, हड़प्पा सभ्यता के बाद में जैसे नियम आए थे एंटर ऋग्वेदिक में, तो ऋग्वेदिक में राजन को बलि दिया जाता था एज ए गिफ्ट। गिफ्ट को कंपल्सरी कर दिया बाद के राजाओं ने, तो उस बलि को एक कमी कर दिया, तो बलि माफ, भाग हाफ। इसके जो लेख हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहले इसके स्तंभ लेख, एक पिलर है, पिलर गाड़ दिया, स्तंभ गाड़ दिया, स्तंभ पे स्तंभ लेख लिख दिए, ऊपर उस पे जो है वृषभ स्तंभ लेख मिले जिसपे भैंसा बना हुआ है, सिंह स्तंभ लेख मिला, सिंह का फोटो जो 4 तरफ मुंह करके सिंह बैठा है उसको उठा करके सारनाथ से एज नोट पे ले लिया गया। इंडिया के नोट पे जो सिंह का अवलोकन है वो यहीं से लिया गया है दोस्तों, अशोक से, उसके स्तंभ लेख से। बृहद शिलालेख, ऐसा एक शिला गाड़ दिया दोस्तों,
उस पर ये एंट्रीज कर देंगे। ठीक, पृथक बृहद शिलालेख कुछ अलग से, कुछ रह गया वो अलग से लिख दिया। ठीक, अब इन सब से हमें चीजें क्या पता चलती हैं इन शिलालेखों से? पहला, इनकी भाषा, ये प्राकृत और आरमाइक, उसके बाद में कुछ जो है आरमाइक भाषा के अलावा खरोष्टी लिपि में भी लिखी गई। कहने का मतलब जो व्यक्ति जहां का है उस हिसाब से उसने जो अभिलेख को लिखवाने का काम किया। दूसरा, अभिलेख जो है वो यहाँ उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के एरिया में फैले हुए हैं। और तुम्हें बात बता, जब जो बंदा है अभिलेख दक्षिण भारत में लगाने की हिम्मत कर सकता है, आज तुम किसी की जमीन पे वोट लगा के दिखा दो कि जमीन हमारी है ना, किसी की जमीन पे वोट लगा के दिखा दो, ये बंदा जो है दूसरे के राज्य में जाकर के अभिलेख लगा रहा है, तो समझ सकते हो जो इसका एक्सपेंशन दिखा रहा है, ये कितना अपने दिमाग का सवाल कर रहा है कि अभिलेख लगाने का मतलब ये एक्सपेंशन है मेरा, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ मेरा अभिलेख है, अभिलेख लगाया तो सीधा सीमा का निर्धारण है इसके राज्य का। ईरान और भारत की सीमा पे भी अभिलेख मिले, जिसकी सीमा का जो निर्धारण है कि यहाँ तो मेरी सीमा है, मेरे अभिलेख लगे हुए हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रखा है तुम लोगों ने, एनओसी दे रखा है, इसकी सीमा का विस्तार करते हैं। भाषाएं हैं, भाषा जो भाषा जहां बोली जाती है उस हिसाब की भाषा वहां लिखी हुई है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने देखा इसका एक्सपेंशन है और ये है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखिए, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 स्तंभ लेख हैं और उस 6 स्तंभ लेख पे मैक्सिमम 60 टॉपिक लिखे हुए हैं। स्तंभ लेख इस तरह का एक स्तंभ हो गया, स्तंभ तो पिलर है, पिलर, इस पिलर पे पिलरों की संख्या कितनी है? 6, और इस पे जो एंट्रीज हो रखी है वो कितनी हो रखी है? मैक्सिमम 7, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, मैक्सिमम 7 है दोस्तों। ठीक, बृहद शिलालेख 8 है, इस तरह के जो भी बताया ये बृहद शिलालेख होगा, एक बड़ा सा शिला काट दिया उस पे लिख दिया, ये बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 8 है, और इस पे एंट्रीज कितनी हो रखी है? मैक्सिमम 14 टॉपिक्स लिखे हुए। उसके बाद आ जाओ पृथक बृहद शिलालेख, ये संख्या में 2 है, इस पे एंट्रीज केवल कितनी है? 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चल आगे हमने केवल मोटा मोटी देख लिया, अगर पूछे कि लेखों की संख्या कितनी है आप तुरंत बता देंगे जोड़ कर। ठीक है, चल अब एक ही करके देख लेते हैं। पहले स्तंभ लेख देखते हैं, इस पे एंट्रीज क्या है इस पे भी बात करेंगे। अभी लेख देख लेते हैं कहां था। स्तंभ लेख 6 जगह से मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। रामपुर से मिला, रामपुर आज भी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भाग है। कौशाम्बी, कौशाम्बी कहां है बताइए? इलाहाबाद। कौशाम्बी, मेरठ और टोकरा, लहरिया नंदनगढ़ और लहरिया नंदन अधिराज, ये लहर से 2 याद रखेंगे और ये याद रखेंगे। अब इन 6 में से 2 चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो है कौशाम्बी और मेरठ। इन दोनों स्तंभों को उखाड़ करके दिल्ली ले आया गया, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, ये टोपरा वाला सॉरी, मेरठ और टोपरा वालों को उखाड़ करके दिल्ली ले आए मध्यकाल में। मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक जो है उखाड़ करके इसको दिल्ली ले आया, और आप आज जाएंगे फिरोज शाह स्टेडियम में, ये मिल जाएगा आपको दिल्ली में। वो लगा वो अशोक अपने समय में स्तंभ लगाया था, उसका मतलब बहुत फेमस था, महान राजा था। बोले हम भी तो महान है, हमारा एक्सपेंशन चला, हम लिख नहीं पा रहे, तो उखाड़ लग गया उसका, तो उसको उखाड़ करके ये दिल्ली ले आए और दिल्ली ये दोनों स्तंभ लगा दिए। तो मेरठ वाला है, एक टोपरा वाला, ये टोपरा वाला स्तंभ ही जो जाकर के लगा है फिरोज शाह के खुले मैदान में। ठीक है, जहां फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है वहीं है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ये स्तंभ यहां से उखाड़ करके ले आया और यहाँ लगा दिया। ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली के निवासी हो, दिल्ली में तैयारी करते हो तो जाके देख के आओ। इन जब आर्टिकल्चर की बात करेंगे तो समझोगे कितना बारीकी से काम किया गया। समझ सकते हो कितना बारीक काम था कि वो स्तंभ की जो पॉलिश है, पत्थर के ऊपर ऐसा पॉलिश किया गया कि आज हजारों साल बाद भी, 2200 साल बाद भी उसकी चमक बरकरार है। उस पर लिखे हुए स्क्रिप्ट को आप पढ़ सकते हैं, अगर आप जानते हो इस भाषा को तो पढ़ सकते हैं। ठीक है,
इस तरह की टेक्नोलॉजी, और एकाश्म पत्थर से बनाया जाता था। एकाश्म समझते हो, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो पत्थर होगा वो एक ही पत्थर है, उस पर कटाई करके यहाँ बेस बना दिया, यहाँ ऊपर जो तुमको जो बनाना है, घंटी बनाना है, हाथी बनाना है, शेर बनाना है, ऊपर काट बना दिया, एकाश्म पत्थर से बना हुआ पूरा। वो पत्थर ऐसा नहीं है कि अगर लोकल पत्थर लेके आओ, वो तो क्वालिटेटिव पत्थर है, वो उसका चमक आज भी बरकरार है। क्या टेक्नोलॉजी उस समय, ठीक है, राजसी घराने ने उसको सपोर्ट दिया तो भाई चीजें निकल करके आती है, ठीक। उसके बाद जो उसके बृहद शिलालेख जो प्राप्त हुए वो 8 कौन से हुए, मनसहरा, सहबाजगढ़ी, गिरनार, सोनारा, ये सब गुजरात में है, सोपरा, यरागुड़ी, डलही, चौगढ़ और कलसिया, ठीक है। ये जो है आपके दोस्तों ये 8 जगह, ज्यादा याद नहीं रह पाते, कोई दिक्कत नहीं, मैंने केवल इससे बताया कि आप एक्सपेंशन समझ पाए अशोक का कि कैसे एक्सपेंड उसका राज्य था, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं है ना, क्योंकि यहाँ इसकी राजधानी थी, उत्तरापथ, दक्षिण पथ, ये अगले वीडियो में लाएंगे, और वो भी बताएंगे भाई कैसे इसके जो क्या क्या प्रशासनिक अधिकारी थे, कैसे काम करता था प्रशासन, कैसे चलता था, राज्यों कैसे बांट रखा था, तो इसकी विशेषताएं हैं वो अगले वीडियो में आना तो देखना, क्योंकि प्रश्न वहां से बहुत ज्यादा बनते हैं। ये तो शुरुआत है, उसके बाद प्रश्नों का जो कोर एरिया है वही है, ठीक है। अब जो 13 एंट्रीज हैं जिन्हें लेखों की, उसके बारे में बात करते हैं। 14 हैं वो। जैसे पहला है पशु बलि पर प्रतिबंध था। पशु बलि पर निसंदेह प्रतिबंध कर देता है अशोक, लेकिन कहता है आतिथ्य के लिए पशु बलि स्वीकृत है। बोले कैसे, आज भी ऐसा होता है, आप देख सकते हैं अगर आप थोड़े जानकार हैं या चीजों पर ध्यान रखते हैं। जैसे विदेश से आने वाला कोई भी, जैसे विदेश का कोई पॉलिटिकल हेड है, वहां का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और लोग को राजनायक है जो किसी कूटनीतिक संबंध के थ्रू आया है बात करने के लिए, तो कहाँ रुकेगा, भारत का अतिथि है, राष्ट्रपति भवन में रुकता है, ठीक है। तो उसके साथ राष्ट्रपति भोजन करते हैं, तो राष्ट्रपति भवन में जो किचन है, उसके जो खानसामे हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि उनके देश में कैसा भोजन बनता है उसके बारे में जानकारी जुटाएं, उस जैसा भोजन जो है वो प्रस्तुत करें। जैसे इंडिया का पीएम अगर जाता है अमेरिका में, तो उसके लिए अमेरिकन जो फूड है, पिज्जा नहीं आएगा, उसके लिए पूरा जो है सब्जी, पूरी, इस तरह की चीजें आती है। ब्रिटेन में भी ऐसा होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई आ गया जिस देश में बीफ खाया जाता हो, बीफ कूल पर वहां का कल्चर है, तो बीफ को काटा जाएगा, गाय काटी जाएगी, बीफ बनाकर तो सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरह की परिस्थितियों में तो ठीक है, अन्यथा पशु बलि प्रतिबंधित है। दूसरा, जन कल्याण के कार्य के बारे में बताता है। जन कल्याण का कार्य कैसे दोस्तों, अस्पताल का जिक्र मिलता है कि अस्पताल बनवाए जाते हैं, जन कल्याण का कार्य किया जाता है, जनता को अस्पताल की सुविधा दी जाती है, और अस्पताल केवल अपने राज्य में ही नहीं, पड़ोसी राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तीसरा देखो, प्रशासन की बात करता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। इसमें प्रादेशिक और रजूत नाम के 2 अधिकारियों का जिक्र मिलता है। बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, पूरा प्रशासन पढ़ेंगे इत्यादि इत्यादि, उसमें से इसमें डिटेल में नहीं जाते, फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद देखो, चौथे में कहता है बेलीघोष की जगह धर्मघोष। बेलीघोष होता है सुबह उठते युद्ध की अलगार करना, ये अलगार हो, बोलो आप इसको छोड़ दो, क्योंकि भौगोलिक एक्सपेंशन से कुछ नहीं होता, मानसिक एक्सपेंशन होना चाहिए, जनता स्वीकार करे मुझे राजा। तो वो कैसे होगा, धर्मघोष की पद्धति के द्वारा। चलिए अगले फायदा, धम्म महापात्र की नियुक्ति करता है। धम्म महापात्र एक पोस्ट है जो नैतिकता की चीजों को देखती है कि समाज में कैसी चीजें चल रही हैं, ठीक है, कोई उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहा, तो ये धम्म महापात्र की पोस्ट हो गई। छठी में फिर प्रशासन गति करा जाता है दोस्तों, और कहता है अशोक कि प्रजा मेरी संतान है। इसी में छठवीं में अशोक कहता है कि प्रजा मेरी संतान की तरह है और मैं उनका पालक हूं, पिता हूं, ठीक है। इसी में जिक्र मिलता है किसका, गुप्तचर संस्थाओं पर। कहता है कि भाई गुप्तचर संस्थाओं का जो है ना, अगर कोई सूचना है, मैं चाहे अपने बेडरूम में ही क्यों ना हूं, डायरेक्ट आके उससे संपर्क करेंगे। साथ में कहता है धार्मिक सहिष्णुता। बोले धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखेंगे। धार्मिक सहिष्णुता तो वैसे ही बौद्ध में होती है, मतलब कट्टर पर नहीं होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता दूसरे को भी स्पेस दो, वरना अशोक जैसा राजा इतना एक्सपेंशन, अब जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और चाहता था किसको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट नहीं कर देता। तो धार्मिक सहिष्णु अकेला यही नहीं हुआ, बाद के राजा हुए अकबर में धार्मिक सहिष्णु था। कैसे, अकबर जो धर्म दीन इलाही जो उसने धर्म का इजाद किया, तो उसके केवल 2 फॉलोअर हुए, अकबर और एक जो बीरबल।
है ना। उसके बाद नहीं हुआ, जबकि अकबर का इतना राज्य था, इतना सेना था, वो चाहता सबको कमेंट करवाया था, लेकिन नहीं ना, वो सहिष्णुता की बात करता, वो पता था इतना नहीं आप जाओ ठीक। और कहता है धम्म यात्रा, धम्म यात्रा धर्म का फैलाव करने के लिए यात्रा कर लोगों को संदेश पहुंचा। इस वजह से वो अपनी पुत्री को भी भेज देता है श्रीलंका संदेश के लिए और लोगों को रवाना करता है दुनिया के बहुत सारे में, और इतना रवाना कर देता है कि दोस्तों आज देख सकते हो अशोक ने प्रयास किए तो दुनिया में बौद्ध धर्म का इतना फैलाव हो गया, हम लोग बौद्ध धर्म को पूजते हैं, ठीक है। पूरा आप दक्षिण पूर्व का एरिया देख सकते हो, वो पूरा बौद्ध धर्म से ही है। कंबोडिया, म्यांमार, चाइना, जापान बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ये सब इंडिया से तो एक्सपोर्ट हुआ, ऐसा तो नहीं है जापान में बौद्ध धर्म का तो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ। कोई गए ज्ञानी वहां जाकर संदेश दिया, धीमे धीमे एक्सपोर्ट हुआ। समारोह की निंदा करता है, जब उसको समारोह की निंदा करता है, मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, समारोह की निंदा करता है। नौवां 10वां 11वां 12वां ये तीनों जो मोरलिटी वैल्यू के बारे में करता है, मोरल वैल्यू क्या होनी चाहिए, नैतिक वैल्यू क्या होनी चाहिए। 13वां इंपॉर्टेंट है, तो यही टर्निंग पॉइंट था अशोक की जिंदगी का। 13वें में कलिंग युद्ध का जिक्र है, ठीक है, कलिंग युद्ध का जिक्र है। और ये सारी चीजें, और 14वां उद्देश्य है जो क्यों उसने ये लिखा है सारी चीजें। इन सारी चीजों की वजह से अशोक को महान बना, क्योंकि उसने केवल भौगोलिक चित्र नहीं जीता, जनता के दिलों को भी जीता। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे और बताएंगे कि इसकी विशेषताएं और क्या क्या थी, अधिकारी कौन से थे, ठीक है, एक्सपेंशन कैसे था, दक्षिण पथगामिनी, पूर्व पथगामिनी इत्यादि इत्यादि सब पे चर्चा होगी, ठीक है। चलिए वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।